आज हम राजभाषा के 200 प्रश्न करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को पारित हुआ। इसके बारे में थोड़ी बता दें। इसमें कुल 9 धाराएं होती हैं और इसका संशोधन 1967 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष संशोधित हुआ? तो ये कब हुआ था? 1967 में। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 कब से प्रवर्तित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1965 से। ठीक, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में क्या है कि कुल 13 कागजात हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा संसदीय राजभाषा समिति के गठन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न होगा, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है? तो अभी देखा था धारा 4। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले, कुल 9 धाराएं हैं। संशोधन कब हुआ? तो संशोधन हुआ 1967 को। कुल 9 धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालयों के निर्णय में हिंदी अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग से है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 8 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये 20 सदस्य होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो ये कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। कितने कितने? 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर राजभाषा संबंधी आदेश जारी करता है? तो ये किसके आधार पर करता है? संसदीय राजभाषा समिति के आधार पर। अगला प्रश्न रहेगा, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो कितने हैं? 13। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी। पहले हम 13 दस्तावेजों को देख लेते हैं कौन से हैं। तो देखिए, जो 13 दस्तावेज हैं वो कौन से हैं? सामान्य आदेश, जिसमें प्रपत्र, आरक्षण चार्ट, ज्ञापन और सूचना भी शामिल है। अगला है अधिसूचना, तीसरा संकल्प, चौथा नियम, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, छठा है संविदा, सातवां है करार, आठवां लाइसेंस, परमिट, निविदा प्रारूप, निविदा नोटिस, 11वां है संसद में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट, 12वां है संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली सरकारी कागजात, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट। ठीक, ये 13 दस्तावेज हैं जिनको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये सभी आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कोई नहीं। करार आता है, प्रेस विज्ञप्तियाँ आती हैं, निविदा सूचना आती है। ठीक, अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3
की उपधारा 3 से संबंधित कागजात किस भाषा में जारी किए जा सकते हैं? तो सही उत्तर होगा इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। अगला प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? तो सही उत्तर होगा जनवरी 1976 में। ठीक। अगला प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं? संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उपसमितियां हैं? तो ये 3 उपसमितियां हैं। ठीक। पहली उपसमिति में 21 मंत्रालय होते हैं, दूसरी उपसमिति में 13 मंत्रालय और तीसरी उपसमिति में 15 मंत्रालय होते हैं। जो रेल मंत्रालय है वो दूसरी उपसमिति में है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति द्वारा किया जाता है? तो जैसे अभी हमने बताया था दूसरी उपसमिति। अगला प्रश्न है परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? तो ये कौन होते हैं? गृह मंत्री। अगला प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये गृह मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कर्तव्य क्या है? संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो सही उत्तर होगा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। ठीक। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में रखा जाता है, यानी दोनों सदनों में। ठीक। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत आने वाले कागजात को हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी में जारी करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी वो कागज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो इसका सही उत्तर होगा कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की या अधिकारी की। ठीक। अगला प्रश्न है राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ये किसकी होगी? उस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। अगला प्रश्न रहेगा संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो पहले बताया ये राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं। कुल मिला के संसदीय समिति में कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न रहेगा राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 17 जुलाई 1976 को। 17 जुलाई 1976 को। ठीक। अगला प्रश्न है राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन कब किया गया? राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1987 में। पहला संशोधन 1987 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। दूसरा संशोधन किया गया था 71वें संविधान संशोधन और ये 1992 में। और तीसरा संशोधन किया गया था राजभाषा नियम 1976 का। तीसरा संशोधन कब किया गया था? 2003 में। ठीक है। पहला संशोधन, दूसरा संशोधन और तीसरा संशोधन। अगला प्रश्न है राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी आवेदन, अपील, अभ्यावेदन हिंदी में या अंग्रेजी में कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा नियम 7 के अंतर्गत। नियम 7 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी मांग कर सकता है कि उस पर तामील किए जाने वाले आदेश या सूचना हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 7 के उपनियम 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है
राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त आवेदन, अपील, अभ्यावेदन का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा राजभाषा नियम 7 के उपनियम 2 के अंतर्गत अगर कोई आवेदन या अपील या अभ्यावेदन हिंदी में दिया गया है तो उसका जवाब भी हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। ठीक। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किन परिस्थितियों में आवेदन, अपील, अभ्यावेदन का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? तो अभी बताया था नियम 7 के उपनियम 2 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख, लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी अंग्रेजी में लिखी जाएंगी या मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी, इसका उल्लेख किस नियम में है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 11 के उपनियम 3 में। अगला प्रश्न है, किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकता है? तो ये नियम 8 के उपनियम 1 के अंतर्गत। ठीक। अगला प्रश्न रहेगा, किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा जब कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रवृत्ति का हो, यानी जब कोई दस्तावेज कानूनी या तकनीकी टेक्निकल टाइप का हो तो उसकी अंग्रेजी में अनुवाद की मांग की जा सकती है। ठीक। अगला प्रश्न है, कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकार का है या नहीं, इसका निर्धारण कौन कर सकता है? तो इसका निर्धारण विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा। ठीक। अगला प्रश्न रहेगा, राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान का। कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है, किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत। ठीक। अगला प्रश्न रहेगा, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत। ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अंतर्गत। देखिए, कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त की कर्मचारी की परिभाषा किस में दी गई है? तो ये दी गई है नियम 10 में, और प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की नियम 9 में। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियमों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? राजभाषा नियमों की कुल कितनी संख्याएं? तो ये 12 संख्या हैं। यानी राजभाषा नियम कितने हैं? तो 12 हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 5 के अनुसार। अगर कोई भी पत्र
हिंदी में प्राप्त हो रहा है तो उसका उत्तर भी हिंदी में दिया जाना। ये किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये नियम 5 के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न ऊपर वाला ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया? तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा पारित किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, राजभाषा संकल्प सदन के दोनों अगला प्रश्न है, राजभाषा संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1968 में। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं किया है या किस राज्य पर लागू नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ये तमिलनाडु पर लागू नहीं है, बाकी पूरे भारत में राजभाषा नियम 1976 लागू है। ठीक, अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी में प्रयोग की दृष्टि से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कौन से हैं? क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। ठीक, अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? तो जैसे अभी बताया ही था, क ख ग क्षेत्र। ठीक, अगला प्रश्न है, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र ख क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी। कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। देखिए ये हैं जो केसरिया कलर में हैं, ये सब क क्षेत्र में आते हैं, और जो नीले हैं ये ख क्षेत्र में आते हैं, और हरे हैं ये ग क्षेत्र में आते हैं। ख क्षेत्र में कौन से आते हैं? तो ख क्षेत्र में आते हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, और देखो यहाँ पे है ये दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, और यहाँ पे है चंडीगढ़। ठीक, अगला प्रश्न है, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र क क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ कौन से में? ख क्षेत्र में। क क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो देखिए, क क्षेत्र में आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और एक संघ राज्य क्षेत्र है दिल्ली, और एक है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अगला प्रश्न, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो अभी बताया है ये क क्षेत्र में आता है। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 5 में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 120। अगला प्रश्न है, तो अनुच्छेद 120 में क्या है कि राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी सदस्य अगर अंग्रेजी में अपनी बात नहीं रख सकता तो वो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 6 में राजभाषा नीति संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 210 में। प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 के निर्देश के अनुसार हिंदी अपने शब्द भंडार के संवर्धन के लिए मुख्यतः किस भाषा पर आश्रित रहनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत पर। अगला प्रश्न है, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? तो ये हुआ था 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 22 भाषाएं। देखिए, शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थीं, उसके बाद एक भाषा जुड़ी सिंधी। ठीक है, फिर उसके बाद 3 भाषाएं जुड़ी, कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, उसके बाद 4 भाषाएं जुड़ी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो अब कुल मिला के कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान वर्णित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा
अनुच्छेद 344 की उपधारा 1 और 51 और 351। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो सही उत्तर होगा 1955 में। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा बीजे खैर। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा जीबी पंत। यहाँ पे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं और यहाँ पे राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार व्यथा निवारण के अभ्यावेदन के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जा सकती है? तो सही उत्तर होगा संघ अथवा राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो सही उत्तर है भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 17 में है। सही उत्तर होगा भाग 17 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो सही उत्तर है 9। कौन से? 343 से लेके 351, कुल मिला के 9। ठीक, अगला प्रश्न है, अष्टम सूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? अष्टम सूची में विदेशी भाषा कौन सी है? तो वो है नेपाली। नेपाली भाषा 1992 में कौन से 71वें संविधान संशोधन में ये जोड़ी गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो सही उत्तर होगा 7 जून 1955 में। अगला प्रश्न है, संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए अंकों का कौन सा रूप प्रयोग में लाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 348 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 345 में। अगला प्रश्न है, आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? 14 भाषाएं थीं। सही उत्तर, पहले 1 जुड़ी सिंधी, फिर 3 जुड़ी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और फिर 4 जुड़ी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। कुल मिला के अब कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, अष्टम अनुसूची में संथाली भाषा को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो सही उत्तर होगा 2003 में। 2003 में कौन सी भाषाएं जुड़ी थी? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, 3 भाषाएं जुड़ी थी। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा भारत सरकार की राजभाषा है? तो ये हिंदी है। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया गया? तो ये कौन सी थी? सिंधी। कौन सी सन में? 1967 में, 67। अगला प्रश्न है, संविधान को 71वें संशोधन द्वारा किस भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया गया? तो ये कौन सी थी? नेपाली। इसके साथ और कौन सी भाषाएं थी? मणिपुरी और कोंकणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है? तो सही उत्तर होगा उत्तराखंड की, पहली हिंदी और द्वितीय संस्कृत। अगला प्रश्न है,
हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारियों की साप्ताहिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह हेतु कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है? सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। बता दें, मैथिली शरण पुरस्कार योजना में फर्स्ट पे जो होगा उसको 20,000 रुपए दिए जाएंगे, सेकंड वाले को 10,000 रुपए और थर्ड वाले को 7,000 रुपए दिए जाते। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किसके लिए प्रदान की जाती है? तो ये काव्य और गजल के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारियों की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद पुरस्कार योजना। देखिए, काव्य संग्रह के लिए कौन सी चलाई जा रही है? मैथिली शरण। और कहानी संग्रह और उपन्यास के लिए प्रेमचंद। ठीक है, अच्छा बता दें, प्रेमचंद पुरस्कार योजना में भी पहली, दूसरे और तीसरे में 20,000 रुपये और 10,000 रुपये और 7,000 पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो कितनी है वो? 20,000। अगला है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली द्वितीय राशि कितनी है? तो वो है 10,000 रुपये और ये तृतीय है 7,000 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद पुरस्कार के तहत प्रदान किए जाने वाली प्रथम पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये हमने पहले ही बता दिया है 20,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार राशि कितनी है? 10,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार राशि 7,000 रुपये है। अगला प्रश्न है, हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5,000 रुपये का। ठीक है, डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विभाग के अधिकारियों हेतु डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उनकी राशि क्या है? तो जैसे अभी बताया था, कुल 2 पुरस्कार निर्धारित हैं और राशि कितनी है? 5,000। अगला प्रश्न है, हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार राशि क्या है? तो ये 5,000 रुपये ही है। क क्षेत्र के लिए भी 5,000 है, ख क्षेत्र के लिए 5,000 है और ग क्षेत्र के लिए भी 5,000 है। अगला प्रश्न है, हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार के अंतर्गत क क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार राशि, तो वो बता ही दिया है 5,000 रुपये है। ठीक, अगला प्रश्न है, देखिए ये है, हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित न्यूनतम हिंदी शब्दों की संख्या क्या है? तो ये क्या है? 20,000 शब्द प्रति वर्ष। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित न्यूनतम हिंदी शब्दों की संख्या क्या होगी? तो ये इनके लिए 10,000 होगी। क क्षेत्र वालों के लिए कितनी है? 20,000 होगी और ग क्षेत्र वालों के लिए ये 10,000 होगी हिंदी शब्दों की संख्या। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो ये किसके नाम पर है? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो वो है 20,000 रुपये। और सेम वही पूछा है कि द्वितीय कितनी है? तो द्वितीय पुरस्कार राशि 10,000 और तृतीय है 7,000 रुपये। इस वीडियो में हम 100 प्रश्न कर रहे हैं, अगले वीडियो में 100 प्रश्न और करेंगे। ठीक है, पूरे 200 प्रश्न हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।